जो सिग्नल हो रहा है ओवरऑल आखिर गणित बन क्या रहा है, जरा इसे समझिए और समझना जरूरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 सबसे बड़ा, सबसे सटीक सर्वे। तो ये ओवरऑल है टोटल न्यूज का सर्वे, दिल्ली की सभी सीटों का सर्वे। ये देखिए तस्वीर कितनी क्लियर है। 50% के आसपास आम आदमी पार्टी दिखाई दी, 49.04% के साथ पहले नंबर। बीजेपी 34.24% का स्कोर ले रही है दिल्ली की सभी 70 की 70 सीटों पर, और ये स्कोर पिछली बार से ही मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 10.70% के साथ तीसरे नंबर पर, और अदर्स अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, या और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों का जिनका टिकट कटा वो चुनाव लड़ रहे हैं। अदर्स 6.02% के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है। दधिवल जी, ये है पूरा लेखा जोखा, एक तरीके से दिल्ली की जनता का जो मूड है वो ये है। 50% के आसपास आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। देखिए अनूप जी, ये ओवरऑल सर्वे जो दिख रहा है, इसको देख करके किसी तरह का अचरज नहीं हो रहा है। हाँ। क्योंकि जो हालात थे 2 दिन पहले तक वो यही थे। अभी भारतीय जनता पार्टी फुल स्विंग में नहीं आई थी। जरूर कुछ सीटों पर अमित शाह जी निकले थे, नड्डा जी निकले थे, कुछ इस तरह के बड़े नेता निकले थे, लेकिन उस लेवल पर नहीं आई थी। कांग्रेस अभी फुल स्विंग में नहीं आई है, ना राहुल गांधी और प्रियंका अभी 2 दिन बाद निकलने की बात हो रही है उनके, तो अभी लोकल नेता ही प्रचार कर रहे हैं। तो वो 2 बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अभी अपने उस लेवल पर नहीं आई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें जिस तरह की सब्सिडी को कंटिन्यू रखने की बात वो कर रही है, और छात्राओं को स्कूटी देने की बात हो रही है, साइकिल देने की बात हो रही है, गरीबों को 2 रुपया किलो आटा और वो चीज़ें देने की बात हो रही है। तो बहुत इस तरह की किसानों और सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कही है अपनी बात। शाहीन बाग में जैसा शंभूनाथ जी कह रहे थे कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, कल जिस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई है, और आज इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि ने वहाँ का दौरा किया है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। सरकार उधर काम कर रही है, पब्लिक में केंद्र सरकार भी चाहेगी कि सख्ती से कार्रवाई हो और तमाम सारी चीज़ें हों, वो किसी तरह का आक्षेप नहीं लेना चाहेगी इसमें। आम आदमी पार्टी इसको देखिए इधर की इस इशू को अपने तरीके से कैच कराएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अभी आपके ओपनिंग बुलेटिन में था कि निर्भया के केस के जो गुनाहगार थे उनकी फांसी दूसरी बार फिर से टल गई है। तो ये सब मुद्दे जो हैं आएंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल ने जिस तरह से फाइल को लटकाया, दिल्ली सरकार ने समय से क्लियर नहीं किया होता तो उसको वाली फाइल तो आती चली गई थी। नहीं, उससे पहले जिस तरह से वो लटकी रही फाइल वहां से क्लियरेंस में, तो ये सब मुद्दे अभी जब सरफेस पर आएंगे और पब्लिक के बीच में जाएंगे तो चीजें अभी थोड़ा सा होंगी, लेकिन अभी फिलहाल तो बढ़त पर है। आम आदमी पार्टी उसे खारिज नहीं किया जा सकता। विनोद जी, ये देखिए अब तो पूरी दिल्ली का 70 सीटों का साफ हो गया, 50% के आसपास आम आदमी पार्टी जा रही है। देखिए फासला बहुत ज़्यादा है, 49 और 34, 15% का डिफरेंस है। 15% के डिफरेंस को पाटना बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ास तौर से एक ऐसी स्थिति में जबकि जो पॉजिटिव आर्गूमेंट्स केजरीवाल के सामने बहुत हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि नेगेटिव आर्गूमेंट्स काम नहीं करते हैं। अमित शाह जी निकले और कहते मैं दूरबीन निकाल करके देखता रहा, मुझे तो एक भी सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आया। तो कह रहे हैं कि वही सीसीटीवी की फुटेज उन्हें दे दी, वही सीसीटीवी के फुटेज में दिखा दिए कि देखिए आप इस घर में गए थे, इस गली में गए थे। कहने का मतलब ये है आम आदमी पार्टी आज की तारीख में कार्यकर्ता के लेवल पे और जो है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लेवल पर इसमें कामयाब है और सक्षम है कि अगर कोई एडवर्स जो है कैंपेन आम आदमी के खिलाफ किया जाएगा तो उससे निपट सकेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि मत प्रतिशत गिरने का ज़्यादा आशंका नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इसका सवाल है कि ये 49% है और 34% है, ये एक तो ओवरऑल एवरेज है।
इक्का दुक्का बीच में सीटें ऐसी होती हैं जहां पर्सनल इम्पैक्ट अपोजिशन पार्टी के किसी असरदार नेता का होता भी है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि वो पूरे सारी सीटें जीत जाएंगे या ये है, इक्का दुक्का सीटें बीच बीच में, ये जो 14-15% का ये कम एवरेज। देखिए दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली में लोकसभा, विधानसभा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तीनों के चुनाव अलग अलग इशूज पर होते रहे हैं और पिछला इतिहास हमको बताता है विधानसभा बनने के बाद अलग अलग तीनों जगहों पर अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं और वही इस सर्वे में भी दिख रहा है। देखना होगा ना ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता चाहती है या नहीं। लेकिन शंभूनाथ जी मुझे थोड़ा सा समझाइए, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, कि क्या वाकई अगर बीजेपी और कांग्रेस सीएम फेस रख देते तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देता, और दूसरा ये कि क्यों नहीं रखा? देखिए, पहले तो सीएम फेस अगर रख देते और लोगों को लगता कि ये आदमी अरविंद केजरीवाल की तुलना में कहीं बेहतर दिखाई पड़ रहा है या उसके बराबर दिखाई पड़ता है तो उसका असर पड़ता है। अच्छा, देखिए आप 2009 में मनमोहन सिंह पीएम फेस थे, उसका असर पड़ा। 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम फेस थे, 19 में भी पीएम फेस रहे, इसका असर पड़ता है। जहां जहां एक आप उसी तरह एक नेता जो लीडरशिप देगा, जो हमें सरकार देगा, उसका फेस होता है तो उसका असर पड़ता है। ये असर बहुत ज़्यादा पड़ा। अब बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई? एक बीजेपी में आज की तारीख में, पहले भले रहा हो जब अटल जी की सरकार थी, लेकिन आज की तारीख में जो इस समय बीजेपी के नेता दिखाई पड़ रहे, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा हो सके। मनोज तिवारी को सब कुछ किया गया, यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया, सब किया, लेकिन मनोज तिवारी के साथ कुछ चीज़ें निगेटिव भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा, एक तो मसलन उनकी एक छवि तो ये है कि वो सिर्फ गायक है। अच्छा। उनके पास वो विजन नहीं है जो एक नेता में होना चाहिए, और ये उन्होंने कई बार दिखाया भी। कई बार वो इतनी फुहड़ बात करते हैं जो उनके नेगेटिव चली जाती है, पार्टी को भी उसका नुकसान होता है, जबकि उनके सीएम के पास है। इसके अलावा मनोज तिवारी एक इलाके को बिलोंग करते हैं। माना जाता है कि वो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो भी भोजपुरी भाषी इलाके के वोट को ज़्यादा पसंद आते हैं। बाकी शायद को, अब वो भोजपुरी में अगर बोल रहे हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ तो मुझे तो नहीं समझ में आएगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, उनकी इच्छा भी भोजपुरी की, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस में जहाँ तक बात है, शीला जी के बाद दिल्ली में कांग्रेस अजय माकन का प्रयोग कर चुकी है। अजय माकन को छोड़ दिया और कोई नेता है नहीं। और दिल्ली में इतनी गुटबाजी है कि कोई ये ढंग का प्रेसिडेंट भी ले जा सके जिसको धो पोछ के लाए भी, वो भी नेतृत्व देने में सक्षम नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी बातें, आजाद को भी लाए लेकिन उस तरीके नहीं, आजाद तो बहुत नीचे है, लेकिन सुभाष चोपड़ा थे। लेकिन सुभाष चोपड़ा एक जमाने में थे, भी तो है सुभाष चोपड़ा, अब नहीं है। तो वो अजय माकन थोड़ा सा दिखाई पड़ रहे थे कि जब तक कहना चाहिए कि रामबाबू शर्मा तब तक लगता था कि शीला दीक्षित को टक्कर देने के कोई नेता रामबाबू शर्मा जमीन के नेता इनके पास नहीं है वो चीजें। तो ये सब बड़ी दिक्कतें आ गई हैं, जिनके कारण बीजेपी कांग्रेस भी कमजोर है। बिल्कुल। संजय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अब तो आईने की तरह एक तरीके से जो मूड है दिल्ली का वो एक तरीके से साफ हो रहा है। ऐसे में क्या वाकई अरविंद केजरीवाल अब इतने चतुर नेता भी हम कहें कि उन्हें जिस तरीके से उनके ऊपर चाहे वो आतंकवादी कहने की बात हो या और तमाम तरीके के जो अब भाषा का जो मर्यादा का स्तर है वो और ज़्यादा दिल्ली की राजनीति में गिरता जा रहा है, इसको क्या उन्होंने गहना बनाना सीख लिया है? और ये भी है कि जो आज वो 50% के आसपास नजर आते हैं। बिल्कुल, केजरीवाल ने जो पहले जिस तरह से रिएक्ट करते थे वो रिएक्शन नहीं है, और बहुत संयत और बहुत सही तरीके से रिएक्शन, और हर चीज़ का जैसे आपने कहा ना, गाली को गहना बनाना, तो वो जिस तरह से चीज़ें हैं उसको किस तरह से प्रयोग करना है राजनीति में हर चीज़ काम आ सकती है, बशर्ते कि आपको उसका तरीका आता हो। तो वो केजरीवाल को आ गया है तरीका, उस तरीके से देखा जाए। अब जहाँ तक बात यह है कि अगले 7 दिन में या जो बदलने की बात है कि कैसे चुनाव बदल सकता है, बहुत ढेर सारे प्रचारक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम चीज़ें, ये निश्चित तौर पर असर डाल सकती है। लेकिन इसका एक खतरा और है, ये भाजपा के साथ होता भी रहा है और कई दलों के साथ, कि वो काम बिगाड़ भी देते हैं। कई बार ऐसी भाषण, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि दूसरे प्रदेश से और चीज़ें हैं, और ऐसी बातें वो दिल्ली को आहत कर सकते हैं, दिल्ली वालों को आहत कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही होता हो। दूसरी, ये कितनी भीड़ खींचते और भीड़ कितनी कन्वर्ट होती है वोट में, ये बहुत देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, संकल्प जो पत्र अभी दिया है उसमें कई ऐसे चीज़ें हैं, चाहे आटे की बात हो, स्कूटी की बात हो, साइकिल की बात हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, प्रभावित भी करेंगे। लेकिन जो कोर वोटर है बीजेपी का, 2 रुपए किलो आटा ही प्रभावित करेगा।
करेगा, लेकिन जो कोर वोटर है बीजेपी का उसको ज्यादा प्रभावित करेगा। और जाहिर है वो तो पहले से ही वोटर है, लेकिन जो दूसरा वोटर है वो जब शिफ्ट होएगा तो ये देखेगा, तौलेगा कि हमको क्या ज्यादा बेहतर मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो वो पहले से थोड़ा संतुष्ट है कि हमको ये चीज तो फ्री में मिल ही रही है। तो वो एक तरह से जो केजरीवाल के प्रति निष्ठा है जिन मतदाताओं की, वो ये संकल्प उतनी तेजी से नहीं बदल पाए। विनोद जी बहुत संक्षेप में, चूंकि समय की अब कमी है, क्या वाकई ये दरअसल आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस का चुनाव नहीं है, इस बार दरअसल दिल्ली वालों को भी एग्जाम देना है? ये दिल्ली वालों का भी चुनाव है कि वो चुनाव किस पर चाहते हैं? वो चुनाव मुद्दों पर चाहते हैं या वो चुनाव जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है उस पर चाहते हैं? तो बिल्कुल, देखो दिल्ली के मतदाता इस बारे में काफ़ी सफल रहे हैं और कामयाब रहे हैं, हमेशा पास हुए हैं। वो जो है बहुत ही संकीर्ण राजनीति से हट करके मतदान करते आए हैं। अभी मुद्दा ये है कि आज जैसे कि कहा जा रहा है कि एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पॉलिटिक्स एक चीज़ होती है और केवल जो है पब्लिक की नीड्स के पूरा करने के लिए जो गवर्नेंस चाहिए, एक वो नया मॉडल केजरीवाल ने दिया है, वो एक दूसरी चीज़ होती है। दिल्ली के लोगों को ये बात समझाने में केजरीवाल चूँकि कामयाब हुए हैं और एक गवर्नेंस का नया मॉडल दिया है जिसको अन्य राज्य सरकारें भी अपना रही हैं, अखबारों में अक्सर आता रहता है, संजीवनी क्लिनिक खुलेंगे और जो है एजुकेशन का मॉडल जो है महाराष्ट्र में अपनाया जाएगा और जगह अपनाया जाएगा। एकदम यूनिक उन्होंने जो है गवर्नेंस का मॉडल दिया है और जो केवल इसीलिए नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स भी उससे सेटिस्फाइड हैं कि केवल जो बेनिफिशियरी है इंडिविजुअल वही फायदा नहीं उठा रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी और सोसाइटी को भी उसका फायदा है। लेकिन दधिवल जी, चूंकि प्रधानमंत्री को हमने देखा, उनकी तमाम रैलियों में हमने देखा कि वो अगर किसी राज्य में चुनाव होता तो वहां पर सीधे सीधे, एक तो आप 19 में वो अपना हिसाब दे ही रहे थे और दूसरों से वो हिसाब मांगते हैं, हिसाब दो हिसाब दो हिसाब दो। अरविंद केजरीवाल से अभी तक बीजेपी के नेता हिसाब नहीं मांग रहे हैं, एक बात ये। दूसरा ये कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ज़्यादातर आयुष्मान योजना की बात आती है। मैंने खुद डिप्टी सीएम से पूछा था कि आयुष्मान योजना आप क्यों दिल्ली में लागू नहीं करो? करें ये दिल्ली के लिए है ही नहीं, उसकी जो क्राइटेरिया है उसमें दिल्ली की पब्लिक फिट नहीं बैठती। वहाँ तो 10,000 से कम कमाने वाला होना चाहिए, फ्रिज नहीं हो आपके घर में, ये तमाम चीज़ें उपकरण नहीं हो आपके घर में। वो अब दिल्ली की आमदनी तो खुद ही जो न्यूनतम है वो 14,000 से ऊपर है। देखिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए नेता जरूर कहता है, इसी दिल्ली में आप निकलिए अनूप जी, तो ये सर्दी का मौसम है, आपको तमाम फुटपाथ के किनारे कोई पॉलीथीन ओढ़ करके सोता हुआ दिख जाएगा और कोई जो है टाट की बोरी ओढ़ करके किसी अंडरब्रिज के नीचे सोता मिल जाएगा। मतदाता है? नहीं, दिल्ली के मतदाता की बात नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं, वो उनको भी इलाज इनके लिए क्या सीए एनआरसी इनके लिए जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना उस गरीब के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उसके लिए है वो। तो इन चीजों को आप ये कह करके खारिज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आज आपका झंडा बुलंद है, आज आपकी पार्टी में कोई विरोध नहीं है, आप सबको किनारे लगा चुके हैं। ये जो है आयुष्मान वाली बात बार बार कही जा रही है, कोई हिसाब नहीं मांगा जा रहा है दिल्ली की सरकार से, लेकिन आयुष्मान को कहा जा रहा है कि आपने क्यों लागू नहीं किया, तो वो तो क्राइटेरिया में कह रहे हैं फिट बैठ नहीं रही है। देखिए, आयुष्मान योजना अगर इनके मोहल्ला क्लिनिक और बहुत सारी चीजें उनका ऑलरेडी खोल रखी हैं, तो आयुष्मान योजना बहुत फायदेमंद उनको नहीं होती है। मैं जैसे अभी मैंने अपने आँख का इलाज एम्स में कराया, तो मैंने पता पाया कि बहुत से लोग आयुष्मान का कार्ड लिए घूम रहे थे। वो एंटरटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत झंझट का काम है। उसके पहले ही दिल्ली सरकार इतनी सुविधाएं दे देती है अपने अस्पतालों में कि वो आयुष्मान योजना बहुत कारगर हो उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद बनता है। दूसरा, आयुष्मान योजना सिर्फ बड़े अस्पतालों को फायदा दिखाती है कि हर मरीज को 5 लाख रुपया वसूल लेते हैं बस, और कोई बहुत इसके अलावा कोई दिल्ली के संदर्भ में नहीं, क्योंकि दिल्ली के संदर्भ में आम आदमी पार्टी कह रही है ना कि वो आप उस क्राइटेरिया में दिल्ली संदर्भ में है जहां अस्पताल है ही नहीं, जैसे ईस्टर्न यूपी के इलाके। लेकिन दधिवल जी, जिनकी चिंता जता रहे हैं, जो लोग सड़कों पर रहते हैं, ये वो भाई उनको आयुष्मान योजना कभी कैसे आप दायरे में लाएंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं। वो दिल्ली के मतदाता हैं कि नहीं है, वो कहाँ से आए? वो तो ऐसे कई बार लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उनका कोई उनके लिए दरअसल एनआरसी किसी दिल्ली में रिक्शे वाले हैं, ठेली वाले हैं, खोमची वाले हैं, बहुत सारा दिल्ली का एक बड़ा तबका है, उसको आप कैसे खारिज करेंगे? दिल्ली के रिक्शे वाले ई रिक्शा वाले हो गए, नहीं जो भी हो गए हैं समूह, लेकिन वो है तो गरीब, वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला ही है। वो दिन भर कमाता है और शाम को जा करके वो 10 रुपए का आटा और 2 रुपए का तेल और 4 रुपए का वो खरीद करके अपना गुजारा कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या उसकी आमदनी 10,000 से कम है? ये भी एक सोचने का। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया।